नमस्कार। खेल जगत में आपका स्वागत है। हम बचपन से कहावत सुनते आए हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। कितना सही है कितना गलत है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसे अनेक खिलाड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस मिथक को असत्य साबित किया है और यह भी साबित किया है कि खेल से आप बहुत ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं और खेल के साथ साथ आप पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। तो इस विषय पर बात करने के लिए और इसे साबित करने जिन्होंने किया है, उनमें से एक शख्सियत को हमने आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में। वो हैं श्रीमती सरोजनी लकड़ा जी। और श्रीमती लकड़ा जी हाल ही में आईपीएस पद पर प्रोन्नत हुई हैं। झारखंड के 2 खिलाड़ी एक साथ आईपीएस पद पर प्रोन्नत हुई। एक लकड़ा जी हैं और एक हैं श्रीमती एमरला इक्का जी, जो कि अस्वस्थता के कारण आज नहीं आ पाई। तो सरोजनी जी, आपका दूरदर्शन में स्वागत है। सबसे पहले तो दूरदर्शन की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप आईपीएस अफसर बन गई हैं, एक अच्छी खिलाड़ी आप रही हैं। एक खिलाड़ी आईपीएस बन गया है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है, और खुशी भी क्यों ना लगे, क्योंकि मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इस जगह पर आऊँगी, लेकिन मुझे खेल और पढ़ाई ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है, गर्व हो रहा है अपने खुद में। देश में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि खेलते हुए प्रशासनिक पदों पर पहुँचे हैं, उनमें से एक आप हैं। यह निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे रांची के लिए, हमारे झारखंड के लिए और हर खिलाड़ी के लिए गर्व का विषय है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक खिलाड़ी किस तरह से बन गई हैं, अपनी खेल की यात्रा के बारे में बताएं, कैसे आपने शुरुआत की? एक्चुअली मेरा जो गांव है, गांव रामसेली गांव है, बारेसाण थाना अंतर्गत, गारू प्रखंड अंतर्गत लातेहार जिला में हूँ। और गांव में चूँकि हम लोग जब भी स्कूल से हमें फ्री मिलता था तो काफ़ी जो लोकल गेम होता था वो सब हम लोग गुल्ली डंडा, छुर्रे, छुपा छुपी, कित ये सब गेम काफ़ी खेलते थे। और रुचि पहले से ही था। और हॉकी जब खेलते थे हम लोग कपड़े को बॉल बना करके, और जो हमारा हॉकी स्टिक होता था, जो बांस का जो जड़ का भाग जो थोड़ा टेढ़ा होता था, तो उसको हम लोग हॉकी स्टिक के रूप में यूज़ करते थे। तो उसी से हम शुरुआत करते थे। और स्कूल के दिनों, गांव के स्कूलों के दिनों में, जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, तो वहाँ पर रेंजर वगैरह वहाँ पे स्पोर्ट्स हम लोगों को कराते थे, तो उसमें काफ़ी भाग लेते थे। जो लोकल जो होता है, जलेबी रेस, बोरा रेस, 3 पैर की दौड़, तो वो सब में काफ़ी हमेशा प्रथम स्थान पे रहते थे। और जब मैं गांव के स्कूल में 6 क्लास के बाद 7th क्लास के लिए मैं संत तेरेसा गर्ल्स स्कूल में जब मेरी दाखिला हुई, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम एनुअल स्पोर्ट्स हुआ स्कूल में। तो उसमें जैसे हर स्कूल में आज भी होता है, 4 दल बनते हैं, 4 ग्रुप बनते हैं, तो उसमें से मैं भी एक प्रगति करके ग्रीन हाउस जो था उसमें थी। और वहाँ पर जो स्पोर्ट्स हुआ तो हमेशा एक जो सबसे ज़्यादा दूसरा ग्रुप होता था, प्रगति को बहुत ही कमज़ोर ग्रुप समझा जाता था, दल समझा जाता था। लेकिन उस साल मैंने भी भाग लिया। हमारे ग्रुप में जो भी थे बहुत अच्छा किए, और उस साल हम लोगों ने जीता था और बेस्ट एथलीट भी बनी थी मैं उस समय। तो इसके बाद वहाँ पर जो संत तेरेसा गर्ल्स स्कूल में बिहार के टाइम में एक संत तेरेसा में एथलेटिक्स गर्ल्स का एक सेंटर रन करता था, जो कि आज भी है। तो वहाँ पर स्वर्गीय रॉबर्ट किस्पोट्टा वहाँ एक एज ए कोच थे। तो उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी और उन्होंने कहा कि इस साल हमारे यहाँ पटना से सिलेक्शन कमेटी आने वाली है और आप ट्रायल देना, आपको हम लोग सेंटर में ला पाएंगे उसमें अगर चुनी जाओगे तो मैं काफ़ी खुश हुई। मुझे तो पता नहीं था कि स्पोर्ट्स में इस तरह का भी है। और सबसे मज़ेदार की बात है, मैं जब वहाँ स्कूल का हॉस्टल में जब गई थी तो मॉर्निंग में 8 बजे हम लोग खाना खाते थे और सीधे शाम में 6 बजे। तो ये मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट था। भूख लगती थी, कभी कभी मैं रोने भी लगती थी, भूख लगती थी। तो मुझे एक मेरी दोस्त ने बताया कि जो क्लासमेट थी, उन्होंने कहा वो पहले से ही सेंटर में थी, तो वो बोली कि मुझे कि सेंटर में
क्या क्या होता है, तो सारा चीज़ बताई, सभी सुविधाएं मिलती है। मॉर्निंग में अच्छा नाश्ता मिलता है, दिन में खाना मिलता है, शाम 4 बजे हम लोग को चाय बिस्किट मिलता है, शाम में फिर खाना मिलता है, अल्टरनेट डे नॉनवेज मिलता है। तो मैं गेम पे कम, लेकिन मुझे खाना वहाँ टाइम पे मिलेगा, मैं जैसा चाह रही वैसा हॉस्टल है। और खेल में कितना आगे बढ़ना है ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन समय आया, पटना से एक सिलेक्शन टीम आई और मैं उसमें सेलेक्ट हो गई। और रॉबर्ट किस्पोट्टा ने मुझे, स्वर्गीय रॉबर्ट किस्पोट्टा ने मुझे उस सेंटर में दाखिला दिया। बिना लेट किए मैं तुरंत वहाँ गई और मुझे जैसा चाहिए था, मुझे स्टडी करना था, मुझे खेलना था, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा माहौल मिला खेलने के लिए और पढ़ाई के लिए, और वहीं से मैं अच्छा करते गई। और फर्स्ट टाइम मैं वहाँ ज्वाइन की थी 82 में सेंटर में, और 1983 में हम लोग लोहरदगा में आते थे, तो यहाँ काफ़ी हम लोग अच्छा करके जाते थे। गुमला आते थे क्रॉस कंट्री, वहाँ भी जीत के जाते थे। तो 1984 में फर्स्ट टाइम स्कूल गेम्स हुआ था दिल्ली में, तो मुझे ऐसा ही जाया गया था, क्योंकि एक्सपोजर मिलेगा ये सोचकर लिया गया था होगा, किसी में इंटरव्यू नहीं था। लेकिन जैवलिन थ्रो में खाली था, तो हमारे सर ने कहा कि जैवलिन थ्रो में एक खिलाड़ी एक खाली है, उसमें तुमको डाल देते हैं, तुम पार्टिसिपेट करोगी? हम बोले जी सर करेंगे। और मैं ऐसा ही बिना ये का मैं जैवलिन थ्रो की और वहाँ पे मैं सेकंड कर गई, मेडल जीती गई। तो फर्स्ट टाइम ही मैंने मेडल जीता। उसके नेक्स्ट ईयर 85 में फिर त्रिवेंद्रम में स्कूल नेशनल हुआ, तो वहाँ पर मैंने गोल्ड मेडल न्यू रिकॉर्ड के साथ ये में 100 मीटर हडल्स में मैंने लिया था। उस समय मतलब फर्स्ट टाइम, उस समय मीडिया को मैं जानती भी नहीं थी। उस समय रांची एक्सप्रेस में हमारे रॉबर्ट किस्पोट्टा सर का, मेरा और एक हमारे साथ ही कलीग थी, जैवलिन थ्रोअर थी श्रीमती पुष्पा हंसा, तो हम लोग का तीनों का फोटो आया था, जो कि आज भी मेरे पास है यादगार के लिए। तो मेरा खेल, फिर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखी, आगे बढ़ते गई खेल और पढ़ाई में। तो आपको ऐसा लगा कि कि एक खिलाड़ी के रूप में आप पुलिस सेवा में आई और वहाँ पहुँच जाएंगे, इस मुकाम पर पहुँची, कभी आपने ऐसा सोचा था? आपने ये तो कहा कि मुझे पता नहीं था कि हम खेल में कहाँ तक मैं पहुँचूंगी, लेकिन आप यहाँ तक तो पहुँच गई हैं, या कभी सोचा था आपने? नहीं, कभी नहीं सोची थी, क्योंकि वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। संतरेसा में मेरी मैट्रिक का ये ख़त्म हुआ, और वहाँ से मैं सन जोसेफ मुहाडार से ही मैंने +2 किया। उस समय भी मैं सेंटर में ही थी। 1986 दिसंबर में मुझे पुलिस में लाया गया। उस टाइम में पुलिस को बहुत ही ख़राब माना जाता था, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे। एक डिसिप्लिन, अनुशासन घर में जो रहता था, और पुलिस की नौकरी को लोग गलत मानते हैं, इस वजह से शायद उनको अच्छा नहीं लगता था, और उनको ज़्यादा लगता था कि बैंक में, रेलवे में जाए, टीचर बने, ये सब उनका थॉट्स रहता था। जब मैं वहाँ से, मेरे बड़े भैया चूँकि वो पुलिस में पहले से थे, वे भी इंटरनेशनल एथलीट रह चुके थे, 800 रनर रह चुके थे, तो उनको बोला गया था कि आप अपने सिस्टर को ट्रायल के लिए लाइए। तो जो बिहार पुलिस के समय जो नियम था, ये बहाली होना था खिलाड़ियों का, और उस समय डॉक्टर रामेश्वर राव सर यहाँ सीनियर एसपी हुआ करते थे, तो उन्हीं की देखरेख में ये चयन हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग की बात है, जब मेरे भैया गए लाने के लिए, तो हम लोग काफ़ी एक तरह से छुप कर आए। मतलब मैं घर जा रही हूँ बोलकर सेंटर से आई, और वहाँ महुआडांड से मेरा गांव 22 किलोमीटर है। मेरे भैया ने कहा कि तुम मॉर्निंग की बस से तुम आना, मैं वहाँ से बस में साथ में हो लेंगे और रांची आएंगे। तो मैं वहाँ से आई, तो 2 सीटर बस में मैं बैठी हुई थी। तो जब लेफ़्ट साइड से जब मेरे भैया चढ़ने लगे, तो मैं देखी कि फादर भी आए हुए हैं उनको छोड़ने के लिए। तो मैं डर से सीट के नीचे घुस गई, इतना जल्दी घुसी अंदर ताकि मुझे देखे नहीं। तो जब भैया आए अंदर, तो मैं गाड़ी जैसे आगे बढ़ी, तो मैं निकली वहाँ से। तो कंडक्टर ने कहा कि क्यों आपकी बहन ये सीट के अंदर चली गई थी? तो बोलते हैं कि ये इसको मैं वहाँ ले जा रहा हूँ उसमें बहाली के लिए, शायद हो सकता अपना बाबा का डर से ये अंदर घुस गई थी, चूँकि उनको पसंद नहीं है। तो ये मुझे आज भी याद है। तो भैया के साथ आई, ट्रायल दी, और मेरा सारा चीज़ सही हुआ और हो भी गया। और रांची में ही मैं योगदान दी थी,
और उसके बाद 1987 में फर्स्ट टाइम हम लोग पंजाब में मधुबन में खेले थे, हरियाणा में खेले थे मधुबन में, जहाँ की मैंने 100 मीटर हर्डल्स में न्यू रिकॉर्ड के साथ मैंने गोल्ड लिया ऑल इंडिया पुलिस गेम में, और हाई जंप में भी मैंने मेडल लिया था। तो उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखी, अपना इम्प्रूवमेंट होते गया, अपना खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ती थी और मेडल लेती गई। तो खिलाड़ी के रूप में कोई परेशानी आपको आई आपके जीवन में? खिलाड़ी के रूप में परेशानी जब हमें जैसा मुझे चाहिए था उस टाइम स्पोर्ट्स फैसिलिटी चाहिए था, वो नहीं मिलता था हम लोगों को। हम लोग को सिंथेटिक ट्रैक नहीं था, तो सीधे हम लोग यहाँ सिंदर का ट्रैक में हम लोग प्रैक्टिस करते थे। 9 mm का लंबे लंबे नेल्स से हम लोग प्रैक्टिस करते थे। वो भी जमशेदपुर में थे तो हम लोग जो टेल्को में वो भी सिंदर ट्रैक होता था, और नहीं तो रीगल ग्राउंड और किनन स्टेडियम में तो लंबे लंबे ग्रास होते थे, उसी में ट्रेनिंग लेते थे हम लोग। और सीधे जब हम लोग को ये में होता था, दिल्ली में होता था, तो पहले से था वहाँ पर ये सिंथेटिक ट्रैक। तो फर्स्ट टाइम मैंने सिंथेटिक ट्रैक में वहाँ मैंने भाग लिया था, ये 1989 में। उससे पहले हम लोग सिंडर में ही ट्रैक में पार्टिसिपेट करते थे, और मेहनत हमें काफ़ी, हम लोग मेहनत करते थे, उस हिसाब से हम लोग और आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उतना ये नहीं होने की वजह से हो सकता है नहीं कर पाए। और मेरे साथ एक ऐसा हुआ कि 1992 में एशियन ट्रैक एंड फील्ड का ये हो रहा था, ये पार्टिसिपेशन के लिए उसके पहले जो गेम हो रहा था नेशनल, दिल्ली में था। तो उसमें मुझे इंजरी हुआ था लॉन्ग जंप के समय, क्योंकि उस समय मैं हेप्टाथलन पार्टिसिपेट कर रही थी। तो वहाँ मैं 3rd तो की, लेकिन मुझे उसके लिए सिलेक्शन नहीं मिला, इंडिया टीम में सिलेक्शन नहीं मिला। तो काफ़ी मैं वहाँ से उदास होकर लौटी, और लगा कि स्पोर्ट्स उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा बैक फुट में चली गई थी। तो जब मुझे याद है, जब दिल्ली से लौट रही थी, तो जो ट्रेन है डाल्टनगंज होकर आती थी, तो किसी कारणवश लगता है 4-5 किलोमीटर पीछे रुक गई थी 4 बजे भोर में। सारे सो रहे थे, वो घटना मुझे अभी भी याद है। और मैं अपना सूटकेस निकाली चुपके से और वहाँ उतर गई, एकदम अंधेरे में, 4-5 किलोमीटर पहले उतर गई, और वहाँ से अपना सूटकेस लेकर पैदल मैं बस स्टैंड तक गई, और वहाँ से सुबह की बस से मैं सीधा गांव चली गई। और गांव गई और वहाँ सिर्फ रोती रहती थी, कुछ मन नहीं लगता था। घर में प्लेइंग कार्ड होता था या लूडो होता था, अकेले खेलती रहती थी रूम में। चूँकि उस समय मदर फादर भी समझते नहीं थे कि मतलब क्यों इतना ये है, वो सोचते थे कि छुट्टी में आई है, लेकिन बोलते तो किसको बोलते, किसी को बोल नहीं सकती थी। तो इसी बीच में हमारे आरिफ सर ने मुझे एक, उस समय अंतर्देशीय जो बोलते हैं एनवेलप होता था, उसी में उन्होंने मुझे लेटर लिखा। आरिफ इमाम ने लिखा कि ऐसा, मतलब ऐसा सिचुएशन आता है, आप आ जाओ। तो मैं भी इधर से लेटर लिखी कि सर मैं स्पोर्ट्स नहीं करूँगी। तो ऐसा होता रहा, मैं 1 महीने घर में रह गई। तब फिर उन्होंने एक श्रीमती पुष्पा भगत, जो अभी साई में थी, रिटायर कर गई हैं, उनको भेजा। तो वो मेरा गांव आई और मुझे लेकर के फिर से गई, ये में पुलिस टीम में फिर से लेके गई। फिर वहाँ से मैं और आगे खेलने की कोशिश की, लेकिन इंजरी की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई थी। ऐसे होते हैं खेल के प्रमोटर जो कि खेल को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे अगर आरिफ इमाम जी नहीं आपको बोलते, पुष्पा भगत जी आपके पास नहीं आती, तो शायद आप, हो भी सकता है ऐसा कि जिस मुकाम पर हम आप लोग आपको आज देख रहे हैं, संभवतः नहीं भी देख पाते। लेकिन जो होना था वो हुआ, आप खेल में आगे बढ़ी। परंतु जब आप खेल रही थी, आप तो पुलिस में तो आ गई, लेकिन उससे पहले जब आपने खेल शुरू किया था, तो क्या आपको ऐसा आभास हुआ था, ऐसा कभी लगा था कि खेल से अगर करियर नहीं बनेगा तो फिर क्या आप करेंगे? मेरा पहले से ही, जब चूँकि वो स्कूल में इतने हमारे जो प्रिंसिपल और टीचर्स जो थे काफ़ी अवेयर रहते थे हम लोगों के लिए, और मतलब 8 क्लास से ही उन लोग बताना शुरू करते थे, और 9th क्लास में ऐसा लगता था कि 9th क्लास में ही सिलेक्ट कर ले कि ये किस प्रोफेशन को लेंगे। तो वहाँ इतना
ट्रेंड कर दिया जाता था। कुछ ना कुछ वहाँ फंक्शन होते थे हमारे जो 9th और 10th की जो स्टूडेंट्स होती थी उन लोगों के लिए इस तरह का प्रोग्राम रखते थे। तो बहुत सारे चीज़ें और हम लोग आपस में डिस्कशन करते थे, मुझे इस लाइन में जाना है, इस लाइन में। तो मेरी जो ये थी ज़्यादातर बैंक में मेरी मुझे पसंद होता, क्योंकि मेरा मैथ्स भी अच्छा था तो मैं बैंक को ज़्यादा पसंद करती थी। और 10th में जाने के बाद भी मेरा थॉट्स वही था। और इस वजह से मेरी मतलब हम लोग टोटल मैट्रिक में 85 लोग हम लोगों ने दिया था, जिसमें कि 23 हम लोग फर्स्ट डिवीज़न हम लोगों ने किया था और बाकी रेस्ट जो है अच्छे सेकंड डिवीज़न। ऐसा भी नहीं कि मतलब खींच करके हुए हैं, अच्छे सेकंड डिवीज़न में, थर्ड डिवीज़न में कोई भी नहीं, फेल भी कोई भी नहीं। तो इस तरह हमारा रिकॉर्ड मुझे लगता है बहुत बाद में टूटा था। तो उस समय स्पोर्ट्स में भी हम लोगों ने 85 में हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया था, त्रिवेंद्रम से खेल कर आए थे तो 2 मेडल लिए थे न्यू रिकॉर्ड के साथ ही। तो हम लोगों जब उस समय मैट्रिक में पास किए थे तो उस समय हम लोगों ने स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन दोनों में ही हमारा रिकॉर्ड रहा था। जब मैं आगे बढ़ी तो वो मन में बैठा रहा, लेकिन जब पुलिस में आई तो पुलिस में जब आई तो उस समय भी, जबकि मैं 3 महीने बाद ही ASI बन गई थी और 89 में सब इंस्पेक्टर, 91 में इंस्पेक्टर, लेकिन उसके बीच में भी मैं हमारे जो कोच थे पुलिस टीम में श्री आरिफ इमाम सर, तो उनको बीच बीच में मैं बोलती थी कि सर अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटी मिलेगा या बुलाया जाएगा तो जा सकते हैं सर को। लेकिन सर चूँकि अच्छे खिलाड़ी थे तो वो चाहते नहीं थे, कोई भी गुरु जो है अच्छे जो शिष्य होगा तो उसको जाने नहीं देंगे। तो उनका भी एक अपना ये था कि हाँ बोलते थे लेकिन दिल से नहीं बोलते थे, आप ट्रेनिंग करो अच्छा करोगी। और इसी बीच में मुझे जैसे अच्छा करते जा रहे थे तो जैसे महाराष्ट्र में हमारा ओपन नेशनल हुआ था, तो वहाँ पर देखिए कि कलकत्ता से लोग आए हुए थे FCI वाले, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग ये में इंस्पेक्टर में देंगे। जिस समय कि मैं इंस्पेक्टर में प्रोसेस चल रहा था, बनने वाली थी पुलिस में, तो उस समय वहाँ पर ये मिला था। फिर यहाँ जब मैं जमशेदपुर में थी तो रेलवे के लिए भी ये मिला था अपॉर्चुनिटी, फिर LIC के लिए भी, बैंक ऑफ बड़ौदा में के लिए भी हुआ था। और मैं इतना तक कि पढ़ाई में भी फोकस रहती। हमारे सीनियर जो पढ़ाई भी करते थे, जैसे जेल सुपरिटेंडेंट से रिटायर की हैं वो श्रीमती ओलिव ग्रेस कुल्लू, तो वो मेरी जस्ट मेरा रूम के बगल में रहती थी, हमेशा पढ़ाई करती थी। तो मैं उनसे इंस्पायर होकर के 1992 में मैं BPSC भी क्वालिफाई कर गई थी। लेकिन 1993 में मुझे बिहार पुलिस ने NIS करने के लिए डिप्लोमा के लिए कलकत्ता भेज दिया था और मुझे पता भी नहीं चला और वो मैं मिस कर गई थी। तो वो मुझे बहुत दिन तक अपने अंदर में खलता था कि मैं कहीं पर भी मुझे सुनना पड़ता था कि नहीं स्पोर्ट्स वाले हैं ये नहीं कर पाएंगे। तो उस समय मुझे हमेशा खलता था कि मैं अगर उसमें उस इंटरव्यू में आई होती तो शायद मुझे आगे मिल जाता। तो इस तरह का होता था। लेकिन आज के टाइम में जब IPS बन चुकी हूँ तो यहाँ तो जब पहुँच ही गई हूँ तो वो मुझे अब नहीं खलता है और याद भी नहीं करना चाहिए उसको। अब आप पुलिस अधीक्षक पद पर हैं और आपने बताया कि आपने पढ़ाई को बराबर तवज्जो दी। आपने जर्मनी से भी खेल में कोर्स किया है, इसके बारे में बताएं कि आप खेल से संबंधित जो आपने पाठ्यक्रम किया है वो क्या है और क्या नहीं। चूँकि मैं 1993-94 में मैं NIS डिप्लोमा एथलेटिक्स कोचिंग में की थी कलकत्ता से, तो वो 10 मंथ्स का होता है। तो ये जब बिहार पुलिस के समय हमारा जो सेंटर जो कोचिंग सेंटर पुलिस का जो हुआ करता था जमशेदपुर में, तो उसके लिए हम लोग किए थे। और ये जर्मनी जो जोहानेस गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी जो है, वहाँ एडवांस स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स साइंस की पढ़ाई होती है और उसमें जितने भी सब्जेक्ट जो हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, कोचिंग एंड ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो ये मैं पढ़ाई की थी वहाँ वो जर्मन लैंग्वेज में। 4 मंथ हम लोग को जर्मन स्पेशली जर्मन क्लासेस लिया गया, उसके बाद फिर उसमें ये किया गया था। उस समय भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि फर्स्ट जून से क्लास शुरू हो जाना था वहाँ पर 2002 में। चूँकि यहाँ का प्रोसेस जो है लेट होता था, तो जब 1 महीने बीतने लगे, जून भी मतलब बीतते जा रहा है, तो मैं सोची कि अब मेरा ऑर्डर नहीं होगा जाने का।
तो मैं शांत बैठ गई। तो अचानक ये से आया कि आपका ऑर्डर हो गया है। तो उस समय जो सीएम हुआ करते थे श्री बाबूलाल मरांडी, तो बताया गया कि आपका हो गया है। तो मैं बोली कि अब तो 1 महीना होने जा रहा है, शुरू हो भी गया है कोर्स, मैं कैसे जाऊंगी। तो मैं सीधे गई। उस समय डीजीपी सर श्री आर प्रसाद सर थे, तो मैं सीधे वहाँ पर गई और भी 1-2 उनके ऑफिसर्स बैठे हुए थे चैम्बर में। तो मैं बोली कि सर वो तो आदेश हो गया बता रहे हैं, पर मैं कैसे जाऊंगी वहाँ पर, 1 महीना होने जा रहा है। और आज ही मेल खोली तो देखी कि वो लोग बोल रहे हैं कि अगर आप मतलब उसमें 2 दिन या 3 दिन के बाद का डेट था कि इतना तक आप नहीं आती हैं तो आप यू कैन स्टे एट होम, ऐसे करके दिया हुआ है। तो मुझे डीजीपी साहब ने कहा कि क्यों आप बैठी हैं, आप आगे बढ़िए, आपको वो लोग एक्सेप्ट करें नहीं करें, कम से कम जर्मनी का धरती में पैर तो रख के आइए, यही उन्होंने कहा। मुझे अभी भी याद है। तो मैं वहाँ से सर से ये लेने के बाद, ऑर्डर कॉपी लेने के बाद, ऑर्डर काफ़ी एनवेलप में मैं सुनी, सिर्फ ऑर्डर तब तक नहीं देखी थी। तो डीजीपी साहब ने एनवेलप में डाल करके दिया और मैं उस समय सीआईडी में थी, तो महापात्रा सर थे उस समय एडीजी। तो मैंने उस एनवेलप को जा करके सर को दिया। उन्होंने इसे खोला, मुझे दिखाया भी नहीं, उसी में ऑर्डर कर दिया और मैं भागी भागी गई। और मेरा जो वीज़ा है, मेरा जमशेदपुर में नहीं आया, मेरा पासपोर्ट कलकत्ता में ही था। और दूसरे दिन मैं तुरंत भागी वहाँ और टिकट मैंने कराया इमीडिएट, और वहाँ से मैं भागी वहाँ जर्मनी के लिए। और वहाँ मैं लगभग 1 महीना बाद मैं पहुँची थी और धीरे धीरे करके उसको ये करते गई। लास्ट में डिप्लोमा 2 तरह का दिया गया, एक स्पोर्ट्स का डिप्लोमा दिया गया, एक जर्मन लैंग्वेज का। तो जर्मन लैंग्वेज में आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने फर्स्ट डिवीज़न किया। 1 महीना लेट से गई और जब वहाँ फंक्शन हो रहा था तो बोला गया कि एक ऐसी लेडी है, ये इंडियन लेडी है जिन्होंने 1 महीना लेट से आया और इन्होंने मतलब फर्स्ट डिवीज़न में लिया करके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे लिए था उस समय। और बहुत सारा वहाँ का जो कोचिंग प्रोसेस, वहाँ मुझे काम करने का भी मौका मिला था। स्पोर्ट्स क्लब, जोहानिस गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स क्लब में, वहाँ का भी मैंने एक्सपीरियंस लिया। तो मेरा अच्छा 14 महीना का जो कोचिंग कोर्स जो था वो मेरे लिए बहुत ही सक्सेसफुल और फ्रूटफुल रहा। उसके अलावा फिर मैंने और भी कोर्स किया। जैसे आप पीएचडी भी कर रही हैं, ओलंपिक स्टडी पे भी रिसर्च कर रही हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और एक तो एग्जाम्पल भी है औरों के लिए। तो ये ओलंपिक स्टडी और इससे आप जो अभी पुलिस सेवा में जब हैं, पुलिस विभाग में है, तो इससे आपको लगता है कि आप इससे कुछ अच्छा कर सकती है झारखंड के लिए? हाँ, ये इंटरनेशनल पार्ट टाइम ओलंपिक स्टडीज़ बहुत ही टफ ये है कोर्स है। ये 2 साल का पार्ट टाइम है जिसमें कि 6 महीना बाद एक मॉड्यूल के लिए जाना होता है। और ये टोटल 6 मॉड्यूल है और 5 मॉड्यूल में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और 1 में थीसिस अपना रिसर्च जमा करना होता है। तो मैंने 2016 से लेकर 2018 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसका जो पेपर, जो रिसर्च पेपर है, वो सब मैंने नहीं सबमिट किया है चूँकि समय का अभाव में। तो ये सब ये हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे जो हिस्ट्री जो है, ओलंपिक्स गेम का हिस्ट्री है, मीडिया इन ओलंपिक्स गेम है, मीडिया एंड स्पोर्ट्स बिजनेस है, कॉरपोरेट सेक्टर है, या फिर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। बहुत चीज़ें हैं, इतना डीप स्टडी है उसमें कि मैं वहाँ स्टडी करने के बाद ही मुझे भी पता नहीं था, लेकिन वो स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत ही वास्ट नॉलेज ये है और ये मेरे लिए आगे चलकर बहुत ही काम आएगा। और मैं इसको अपना रिटायरमेंट के बाद मैं इस रिसर्च टीम में मैं जाना भी चाहती हूँ, इसलिए कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी हूँ और मैंने ये कोर्स भी किया। हाँ बिल्कुल, हमें निश्चित रूप से ऐसा लगता है, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जिजीविषा ख़त्म नहीं पढ़ाई की और आपने खेल के खिलाड़ी होते हुए खेल के क्षेत्र में ये जो कोर्सेज़ किए, हमें ऐसा लगता है। और जब अब आपके पास अधिकार भी है, आप एक प्रशासनिक इसमें आ गई हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको अपने विभाग में लागू करेंगे, फ़ायदा होगा। सरोजनी जी, आपसे बात करके ऐसा लगा, ये खिलाड़ियों के लिए मैं कह रहा हूँ कि हम अगर खेलते हैं तो हम आमतौर पर देखते हैं कि खिलाड़ी कहता है हम तो खेल रहे हैं, हम थक गए, हम पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन आप एक उदाहरण हैं।
कठिनाइयाँ थी, आप गांव के परिवेश से आई थी, उसके बावजूद आप नई नई जगह पर गई। जैसे कि आपने बताया कि ऐसी परिस्थिति थी कि परिवार का भी सहयोग नहीं था या सपोर्ट नहीं था या समझ नहीं थी, आप सीट के नीचे भी आपको छुप करके ट्रायल के लिए आना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद आपने यह सफ़र तय किया और आप यहाँ तक पहुँची हैं। और लोग क्या बनना चाहते हैं प्रशासनिक सेवा में, अगर आईपीएस या आईएएस बनना चाहते हैं, तो आप खेल के माध्यम से आपने इसे हासिल कर लिया। हम उम्मीद करते हैं, हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप अभी जहाँ भी रहेंगी, हालांकि अभी आप खेल साझा में निदेशक थीं और खेल निदेशक भी रहीं काफ़ी समय तक झारखंड के, लेकिन अब आप अपने पैतृक विभाग में आ गई। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपका खेल के प्रति लगाव बना रहेगा और खेल के मैदान से और खेल की किताबों से जो भी आपने सीखा है उसका लाभ हमारे झारखंड के खिलाड़ियों को मिलेगा और झारखंड के खेल को आगे मिलेगा। आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे साथ अपनी लाइफ को शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, साथ ही एक मोटिवेट किया दूसरे खिलाड़ियों को कि वे कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी चाहें और खेल के साथ पढ़ाई का बैलेंस भी कर सकते हैं, दोनों में एक्सेल भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड का खेल आगे बढ़ेगा, आप जैसे लोग यहाँ पर रहेंगे अनुभवी। तो आपका स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू।